ये कहां है? फिर गंगा जमुना तहजीब कहां है? फिर ये भाई भाई की बात कहां हो रही है? फिर ये सेकुलरिज्म की बात क्या हो रही है? क्या सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि आप हिंदुओं को गाली दीजिए, उनके मंदिरों को तोड़िए, मुसलमानों का अपीसमेंट करिए, हर जायज गैर नाजायज उनकी डिमांड मानिए, एक राज के अंदर आप इस्लामिक स्टेट राज कर दीजिए? जम्मू कश्मीर में 2007 में गुलाम नबी आजाद का नाम सुना है आप लोगों ने? गुलाम नबी आजाद कश्मीर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का प्रभारी है। नहीं, मैं उसकी वो बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में उनके लीडर 2007 में जम्मू कश्मीर में पहली बार शरिया लागू की गई गुलाम नबी आजाद के द्वारा। 2007 में जब कुछ लोगों ने ये बात उठाई कि जम्मू कश्मीर का संविधान सेकुलर होना चाहिए, तो गुलाम नबी आजाद ने कहा नहीं, महबूबा ने कहा नहीं, अब्दुल्ला ने कहा नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन क्या अजीब मक्कारी है, कितनी ओपन मक्कारी है कि वही गुलाम नबी आजाद जब जम्मू और श्रीनगर से निकल के दिल्ली आते हैं तो कहते हैं भारत सेकुलर होना चाहिए। तो दिल्ली में सेकुलरिज्म की आड़ में जिहादियत, वहाबियत और हैवानियत करने के लिए आपको एक सफेद चादर चाहिए जिसका नाम है सेकुलरिज्म, जिसे मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के संविधान में, हिंदुस्तान के समाज में अगर सबसे बड़ा पिछले 70 साल में कोई फ्रॉड हुआ है जो इस देश की मेजॉरिटी के खिलाफ है, उसका नाम है सेकुलरिज्म। क्या 1976 जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, क्या 1976 से पहले यह देश सांप्रदायिक था? क्योंकि संविधान में नहीं लिखा हुआ था सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म को आपने संविधान में रातों रात जोड़ दिया। तो क्या इस देश में बहस हुई थी? क्या बताया था लोगों ने कि संविधान निर्माता इतने मूर्ख लोग थे कि उनको नहीं पता था कि इसके अंदर हमें सोशल और सेकुलरिज्म वर्ड लिखना भी चाहिए? अंबेडकर से जब यह कहा कि संविधान में इस बात को जोड़ा जाए कि हम सोशलिस्ट हैं, तो अंबेडकर की टिप्पणी है, उन्होंने कहा कि मुझे पूरी भरोसा है आगे आने वाली पीढ़ियों पे कि अगर उनको यह लगेगा कि सेकुलरिज्म उस सोशलिज्म की बहस थी उस वक्त, तो वो अपने हिसाब से तय करेंगे। हम आज से किसी से क्यों कह दें कि आपको ऐसा ही रहना है? आपने उन्होंने पूरी आजादी दी। लेकिन इस देश में सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ने के लिए जो जल्दबाजी थी वो क्या थी? इसलिए मेरा सवाल है कि जो लोग 1976 से पहले इस संविधान को मान रहे थे या इस संविधान में मौजूद था, तो वो सारे लोग सांप्रदायिक थे। और अगर वो सांप्रदायिक थे तो फिर 1947 के अंदर जब यह देश धर्म के नाम पे बटा और तय हुआ दोनों देशों के बीच में कि आबादी का बंटवारा होगा, तो फिर भारत के अंदर एक भी मुसलमान कैसे रह गया? तो हमने तो यहां से जाने वालों ने पाकिस्तान बनाया, यहां जो रह गए हमने कहा ठीक है आप रहना चाहते रहिए। फिर भी भारत के लीडर वो चाहे किसी पार्टी को थे तो हिंदू, तब भी उन्होंने तय किया नहीं, भारत जो है सेकुलर देश रहेगा। 1947 में उन्होंने 1948-50 में जब संविधान बना, तो भाई जब हमारी मट्टी के मूल में सेकुलरिज्म था तो फिर ये संविधान में क्यों जोड़ा गया? तो आपके संविधान के साथ जिस किस्म की छेड़छाड़ की जा रही है, इसलिए वो एक संविधान, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यह भी सच नहीं इस देश को बताया गया कि 1935 का जो इंडिया एक्ट है जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसकी कार्बन कॉपी है आपका संविधान, उस पर सिग्नेचर हो रहे हैं। आपके संविधान के हिसाब से भारत 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं हुआ है। यह शब्द पूरे संविधान में, नेशनल आर्काइव में चले जाएं आप दिल्ली के अंदर, वहां जो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है आजादी का, उसको पढ़ लें, उस पर जो सिग्नेचर हो रहे हैं उसमें कहीं नहीं लिखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। उसमें लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। अब पावर ऑफ ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? भाई एक साहब डीएम साहब का ट्रांसफर हो जाएगा तो दूसरा डीएम आ जाएगा, यही होता है ना ट्रांसफर ऑफ पावर, दूसरे से तीसरे बात चली गई। लेकिन बदला क्या? आपके पूरे संविधान में कैसे रूल किया जाता है, कैसे हिंदुस्तानियों के ऊपर डिसबिलीव किया जाता है। लिहाजा आपको एक छोटी सी बात होगी जो इस सरकार में बहुत उसमें चर्चा होती रही है कि आप मुझे बताइए मैं किसका बेटा हूं, यह सिर्फ मेरी मां जानती है। मैं किसका बेटा हूं यह सिर्फ मेरी मां जानती है ना, और तो दुनिया में कोई नहीं बता सकता।
मैं गलत कह रहा हूं ये बात? लेकिन हमारे यहां अंग्रेजों का राज के तहत क्या चल रहा था, मैं किसका बेटा हूं इसका सर्टिफिकेट डीएम सर्टिफाई करेगा कि मिस्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के पिताजी का नाम यह है, वो सर्टिफाई करेगा। वो मुझे क्या जानता है भाई? मेरी बात पे यकीन नहीं है कि मेरी मां ने मुझे बताया कि फला आदमी तुम्हारे बाप हैं, ये मैं कह रहा हूं, इस पे यकीन नहीं था। तो ये तो कानून आपके यहां इस सरकार के आने से पहले तक चल रहा था कि आप सर्टिफाइड करके लाइए, कि आप सर्टिफिकेट लेके आइए। किससे लेके आएंगे सर्टिफिकेट? उससे लेके आएंगे, इससे लेके आएंगे। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि हमने अपने आप को आजाद तो किया, लेकिन मानसिक तौर पे हम आजाद नहीं हुए, कानूनन हम आजाद नहीं हुए। हमने कानून नहीं बदले, संविधान में चीजें नहीं बदली, परंपराएं वही रही, रूल करने का तरीका वही रहा। लिहाजा पहला इस देश में कानून है आईपीसी का, कि जिसके तहत आप पे सबसे पहले यह माना जाता है कि आपने चोरी की है। आपको पकड़ लिया, अब आपकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। अब तो पुलिस बताएगी कि आपने चोरी की है, फिर कोर्ट बताएगा, आपकी बात ही नहीं सुना, आप पार्टी नहीं हो उसके अंदर। तो पहली बार में ही आप पे शक करना, पहली बार में ही आपको चोर ठहरा देना, ये उसी जमाने के सारे कानून हैं। तो जो सरकारें आई उन्होंने भी नहीं बदला, और जब उन्होंने नहीं बदला तो सिस्टम वही चला रहा है। लिहाजा हम उसके भुक्तभोगी हैं। तो हमारा अपना जाती तौर पे कहना यह है कि आज की युवा पीढ़ी अगर यह नहीं जानेगी कि हमारा इतिहास था क्या यार, हम आखिर 70 साल में ऐसी जगह क्यों पहुंच गए हैं कि इस देश में कोई भी त्योहार आता है, ईद आती है, दिवाली आती है, होली आती है, इस देश में हर जिले के अंदर एक मैसेज आ जाता है, कल ईद है, देश में सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। भाई ये ईद पे, दिवाली पे ही सुरक्षा के इंतजाम क्यों होंगे? ये निगेटिव पीस क्यों है? 15-15 हजार 20-20 हजार पुलिस वाले लगा दिए जाते हैं और त्योहार मनाया जाता है, त्योहार कोई सा हो। लेकिन नॉर्मल सोसाइटी नहीं है ये। इसका मतलब है कि सोसाइटी में तनाव है लगातार, और वो तनाव निकलने के कारण होते हैं, कभी धर्म के नाम पे निकलता है, कभी इस फेस्टिवल पे निकलता है, कभी उस फेस्टिवल पे निकलता है। तो भाई ये पूछो तो कि हमने 70 साल में ये देश कैसा बनाया है कि हमारा समाज नॉर्मल नहीं है और एबनॉर्मल समाज है। हमें हमेशा पुलिस चाहिए, हमेशा आर्मी चाहिए, तो हम नॉर्मल नहीं है। तो क्या इतिहास में गलती हुई है? क्या कारण है कि समाज में इतना गुस्सा है? ये इसलिए गुस्सा है कि जिस बच्चे को जो सच बताया गया, जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसे पता चला ये तो सच है ही नहीं, सच तो कुछ और है। और जब सच कुछ और है तो उसके अंदर गुस्सा भर गया इस बात का। अब वो ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं जाऊं किधर। तो आज का युवा उस चौराहे पे खड़ा हुआ है कि इतिहास में उसके साथ क्या किया गया, उसको क्या बताया गया, क्या दिखाया गया। जो आपके हीरो थे उनको दफन कर दिया गया। आपने इतना बड़ा पार्क बनाया, अल्फ्रेड पार्क, सबको पता है। आप उसमें चंद्रशेखर आजाद की इतनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है, लेकिन पूछा किसी ने कि भाई ये कोई इतिहास 5000 साल पुराना नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। पूछिए कि चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी किसने की थी? धर्मयुग के उस एडिटर जो भारती साहब थे, उन्होंने किसका नाम लिखा था? लेकिन हमने पता भी कर लिया है, लेकिन हम पब्लिकली नहीं बोलना चाहते क्योंकि वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा यार। किसी बड़े आदमी का नाम आ जाएगा तो हम कहेंगे तो उससे नाक कट जाएगी। ये क्या मतलब होता है? सच तो बोलो। भगवान रामचंद्र जी भी सवाल उठा देते हैं, गांधी जी पे सवाल उठा देते हैं, सीता पे सवाल उठा देते हैं, लेकिन सच बोलने के लिए अगर प्रधानमंत्री का नाम आएगा तो हम चुपचाप हो जाते हैं। तो ये हम क्यों डरते हैं भाई? सच बोल लिए, सुबह से लेकर शाम तक हम पाठ करते हैं कि सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो सच बोलने का जब समय आता है तब हम चुप क्यों हो जाते हैं भाई? हम जिस दौराहे पे खड़े हैं उसके लिए आपको इतिहास में जाना होगा, उसको समझना जरूर होगा। अगर इमारत हिल रही है, इमारत बार बार गिर रही है, तो अगर मैं कहता हूं कि भविष्य बनाना है, एक मजबूत भारत बनाना है, तो ऐसी इमारत को धराशायी कर दीजिए, तोड़ दीजिए इस इमारत को। जो मैं वही कह रहा हूं, अगर इस गलत फहमी में है कि ये टूटी हुई इमारत है, इसकी फिर मरम्मत कर दो। जिसकी जड़ में, जिसकी नींव में, जिसकी बुनियाद के अंदर अगर गड़बड़ है तो वो इमारत कभी लंबी नहीं चलेगी। भारतीय हिंदू समाज, इस देश की राष्ट्रवादी समाज की नींव गलत रखी गई है। आपके नेताओं ने, आपके अध्यापकों ने आपको सच नहीं बताया। हो सकता है वो कमरे के अंदर बैठ के सच बताते हो, सार्वजनिक तौर पे सच बोलने से लोग डरते हैं कि कोई नाराज हो जाएगा, किसी से संबंध खराब हो जाएंगे, सत्ता नाराज हो जाएगी। मैं कहता हूं भाई, जिस देश के लोगों ने 26,000 आजाद हिंद फौज थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, यह कोई रिकॉर्ड इतना पुराना नहीं है। सब 26,000 सैनिक मारे गए इस देश के अंदर, सिर्फ
इंडियन नेशनल आर्मी के। आप मेरठ से लेके आप चले जाएं पूरी बेल्ट में लोगों की लाशें जो है पेड़ों से लटकी रहती थी, और हम कहते हैं कि ये अहिंसा से आजादी हमको मिली है। हम चरखा काट रहे थे, अंग्रेज चरखे से डर गए, छोड़ के चले गए। ये झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, समझ में आता है, ठीक है, वो भी एक तरीका था, वो भी प्रोटेस्ट करने का तरीका था। हम जानते थे कि हथियार नहीं है, बंदूक नहीं है, हमारा समाज तैयार नहीं है, उन्होंने किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो बाकी सारे एंगल थे, बाकी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था, उसको आप खत्म कर दीजिए। और यही वजह है कि भारत के रिकॉर्ड में सुभाष चंद्र बोस के बारे में 6 महीने पहले तक लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल है। ये तो भला हो हम 10-12 लोग थे शामिल उसमें जीडी बख्शी भी शामिल हैं, सुशील पंडित भी शामिल हैं, इंडियन नेशनल आर्मी के लोग भी शामिल हैं, सुभाष चंद्र बोस के ग्रांड नेफ्यू भी शामिल हैं। हम 12-13 लोगों ने पिछले 1 साल से एक मुहिम चलाई थी और देश के प्रधानमंत्री से कहा, आप कुछ करें न करें, उन फाइलों को डीक्लासिफाई कर दें जिन फाइलों को छुपा के रखा गया है। उन्होंने की, बंगाल में भी की। उस फाइल के बाद एक साहब हैं जिनका नाम है अनुजधर, वो दुनिया के हर कोने में गए। 2 किताबें उन्होंने बड़ी अच्छी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखी हैं। कहां कहां कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रखा हुआ था सब लाके लाए। बहुत बड़ी अच्छी उन्होंने किताब लिखी है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री को हम लोग इस बात को मनाने में सफल रहे। कई बार मीटिंग हुई, डोभाल साहब से भी मीटिंग हुई, कल भी डोभाल साहब से एक मसले पे मीटिंग हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि डोभाल साहब ने कल वादा किया है, हम इस 26 जनवरी पे एक नई चीज देखने जा रहे हैं। हमने कहा कि आप आज़ाद भारत तो 1947 की डेट बताई जाती है, लेकिन भारत के इतिहास में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने मोयान, एक जगह है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ भारत का तिरंगा फहराया था और आज़ादी की घोषणा की थी। और उस वक्त, यानी मैं 21 अक्टूबर 1943 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त दुनिया के 12 देशों ने, जिसमें यूएसएसआर जैसा देश था, आपको मान्यता दी थी। और शौकत मलिक जो उनकी आर्मी के एक कमांडर थे, उनको कहा कि ये तिरंगा लेकर के आप यहाँ से जाइए, लाल किले पे फहराइए। लेकिन आपको पता है, ज़रा 1943 का प्रदर्शन याद करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उनको वहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया। अंग्रेज़ों ने नहीं रोका था, माफ़ कीजिएगा, आपके कांग्रेसियों ने उनको रोका था। वो वहाँ नहीं पहुँच पाए, शौकत मलिक झंडा नहीं फहरा पाए। उसके बाद प्रधानमंत्री हमारी इस बात को मान गए और उन्होंने 70 साल में एक प्रधानमंत्री लाल किले पे 21 अक्टूबर को 2018 को जाकर के उन्होंने झंडा फहराया और कहा, सुभाष बाबू इस देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्रामी हैं। और उसी दिन उन्होंने ऑर्डर किया कि लाल किले के अंदर सुभाष बाबू का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा, जो दुनिया भर से जो लोग हैं, कहाँ हैं। और मैं आपको इस बात की सूचना दे दूं कि हमारी टीम के एक सदस्य, इग्नो के डायरेक्टर प्रोफेसर कपिल कुमार की अध्यक्षता में वो म्यूजियम बना। 23 तारीख को भारत का प्रधानमंत्री लाल किले में जाके उसे इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। तीसरा जो काम उन्होंने किया कि 30 दिसंबर को अंडमान निकोबार में, जहाँ पे सुभाष बाबू आए थे, जहाँ वो जैपनीज जो टापू था जिसको खाली किया था, उसका नाम भी बदल दिया और वहाँ भी जाके झंडा फहराया। इसका एक साइकोलॉजी असर है। देश का प्रधानमंत्री या देश की सत्ताएं कुछ हद तक चीजों को करती हैं, समाज प्रेशर बनाता है। आप प्रेशर बनाएंगे तो कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो आपकी जायज मांग है वो सरकारें न मांगे, लेकिन प्रेशर ठीक से बनाइए।